आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वफ़ तरमीमी बिल आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में होगा पेश। तकरीबन 8 घंटे होगी बहस। तमाम बड़ी जमातों ने अपने अरकान पार्लियामेंट को जारी किया व्हिप। अपोजिशन ने बिल को बताया गैर आईनी। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट गुड्स बिल पर लगी पार्लियामेंट की मोहर। राज्यसभा से मंजूर हुए 2 अहम बिल। मार्च के जीएसटी वसूली में 9.9% इजाफा हुआ। यूपीआई लेन देन भी 13.5% बढ़कर 24.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप के बारे में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। साबिक वजीर आला भूपेश बघेल समेत 21 लोगों को बनाया गया मुल्जिम। रियासती हुकूमत ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी अपने मुताबिक करेगी कानूनी कार्रवाई। अमेरिका आज से अपने बड़े तिजारती शिराकतदार मुमालिक पर लगाएगा जवाबी टैरिफ। सदर ट्रंप आज करेंगे ऐलान। और अब खबरें तफसील से। वफ़ तरमीमी बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐवान में बिल पर बहस के लिए 8 घंटे का वक्त रखा गया है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो बहस का वक्त बढ़ाया जा सकता है। रिजिजू ने यह भी कहा कि हुकूमत खुली बहस और बिल पर तमाम सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपोजिशन जमातें खुशामद की सियासत की वजह से कानून की मुखालिफत कर रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम बड़ी जमातों ने अपने तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। हुकूमत का दावा है कि बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब अपोजिशन ने बिल की मुखालिफत की है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की इंडी इत्तेहाद के कायदीन ने वफ़ तरमीमी बिल पर अपनी हिकमत अमली तय करने के लिए कल नई दिल्ली में मीटिंग की। तरमीमी बिल का बुनियादी मकसद वफ़ इमलाक के इंतज़ाम ऑपरेशन से मुतालिक कोताहियों को दूर करना है। ये बिल गुज़िश्ता साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। बिल पर मज़ीद गौर-व-ख़ौज़ के लिए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल की सदारत में एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई थी। कमेटी को तकरीबन 97 लाख तजावीज़ात मौसूल हुई थी। वफ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाज पर जेपीसी सदर और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट जगदम्बिका पाल ने कहा कि यह एहतजाज एक सोची समझी हिकमत अमली के तहत किया जा रहा है। हमारे नामानिगार अमरिंदर गुप्ता ने जगदम्बिका पाल से खुसूसी बातचीत की है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी हमारे साथ हैं। सर, जेपीसी की बड़ी बैठक हुई, कई मुद्दों पर चर्चा और आखिरकार बुधवार को संसद में वक्फ बिल आ रहा है, कैसे देख रहे हैं? तो ये बिल जो आ रहा है बेहतरी के लिए आ रहा है। सरकार इसलिए लाई थी कि वक्फ के आमदनी का फायदा गरीब पसमानदा मुस्लिम्स को मिले, लेकिन आप देख रहे हैं शुरू से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, बिल कल आ रहा है, लेकिन इन्होंने मस्जिदों के इबादत गाह को पूरा सियासत गाह बना दिया। जिस तरह से काली पट्टी बांध करके प्रोटेस्ट करने के लिए किया, और उसमें समाजवादी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। आज सबसे बड़ी अजमेर शरीफ का दरगाह है, अगर उसके सज्जादा नसीम नसरुद्दीन चिश्ती ये कह रहे हैं कि ये गरीबों के पसमानदा के हक़ के लिए, ख़वातीन के हक़ में है, तो उनको इमरान मसूद दलाल कह रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ये कांग्रेस कहीं किसी मुस्लिम में जा नहीं पाएगी। आज ये मुस्लिम्स को वोट बैंक समझ रहे हैं। आज मोदी जी आज सबका साथ सबका विकास, आपने ईद में भी देखा जिस तरह मोदी सौगात दिया, जो किट बता, किस तरह से मुस्लिम महिलाओं ने पुरुषों ने उनका शुक्रिया अदा किया, जैसे 3 तलाक में किया था। तो ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कल बिल आएगा, मैं तो अपील करूंगा कि इनको भी समर्थन करना चाहिए, और निश्चित तौर से अगर देश के गरीब मुसलमान के साथ हैं तो इनको वोट करना चाहिए। पाल साहब, एक सवाल, 118 घंटे से ज़्यादा का मंथन और 400 से ज़्यादा रिपोर्ट, जिसमें कलेक्टर से जुड़ी रिपोर्ट भी दी, और किस तरह की रिपोर्ट आपने रिकमेंडेशन? अब वो तो सब आ गई है, कल बिल आएगा। मैंने जो रिकमेंडेशंस किया है उसमें मैं धन्यवाद दूंगा कि गवर्नमेंट ने उसको अपने अमेंडेड बिल में ले करके आ रही है, क्योंकि वो पूरे देश के साथ हमने
बड़े एग्जॉस्टिव रूप में पूरे देश का दौरा किया, सभी स्टेक होल्डर के साथ मिले, इस्लामिक स्कॉलर के साथ मिले, सिया सुन्नी बोर्ड के साथ मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, स्टेट के ऑफिसर्स के साथ मिले। तो उसके बाद जो रिकमेंडेशंस किया है, अब इससे बेहतर कानून हो नहीं सकता है और सरकार उस बिल को ला रही है, तो निश्चित तौर से ये बेहतरी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वक्फ के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल, जिनका साफ तौर पर मानना है कि जिस तरह से वक्फ को लेकर लगातार मंथन का दौर चला, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई और रिकमेंडेशन के बाद बुधवार को बिल आ रहा है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। वहीं अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत जॉर्ज कुरियन ने कहा कि हर तबका वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत कर रहा है। जॉर्ज कुरियन ने कहा कि केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल की हिमायत के बाद कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने भी खुलकर इस बिल की हिमायत की है। Previously, Bishop Council of Kerala, they supported this bill. Now the CBCI, they came out openly and requesting the whole MPs in India to support this bill. All the communities that previously we have seen that this leaders of Muslim community, they were supporting especially poor people. Now one by one, this we can see that Catholic Bishop Conference of India is they are coming out. That means people of India supporting. One by one they are coming up and supporting, and they are requesting the MPs to support openly. It never happened. The people of India accept the vision of Prime Minister Modi ji. वहीं राज्यसभा ने कल सोती वोट से हवाई जहाज के सामान के तहफ्फुज़ व निफाज का बिल 2025 को मंजूर कर लिया और इसके साथ ही इसे पार्लियामेंट की मंजूरी मिल गई। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि बिल में की गई दफात से लीज के किरायों में 8 से 10% तक की कमी की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इससे मुल्क में फिजाई किरायों में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इस वक्त भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। मुल्क में हवाबाजी की सनत 9.7% की सालाना शरह-ए-नमू से तरक्की कर रही है। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बिल लोकसभा के बाद कल राज्यसभा ने बहस के बाद मंजूर कर लिया और इस बिल के जरिए गुजरात के आनंद में वाक़े इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। इसके क़याम से कोऑपरेटिव सेक्टर में तालीम को फ़रोग़ मिलेगा, जो कोऑपरेटिव सेक्टर में तहक़ीक़ और तरबियत को फ़रोग़ देगा। और आगे बढ़ते हैं, जहां चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फॉन्ट ने राष्ट्रपति भवन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इस दौरान राष्ट्रपति भवन में गैब्रियल बोरिक ने एजाज में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। दरअसल चिली लातीनी अमेरिकी खत्ते में भारत का एक अहम शिराकतदार है। मुलाकात के दौरान दोनों सरबराहाने ममलिकत ने बाहमी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये दौरा भारत चिली ताल्लुकात में एक नए बाब का इजाफा करेगा। महादेव सट्टेबाजी मामले में कांग्रेस रहनुमा और छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला भूपेश बघेल की मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में भूपेश बघेल को मुलजिम बनाया गया है। महादेव बैटिंग ऐप मामले में सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर की कॉपी मंजर-ए-आम पर आई है। एफआईआर की कॉपी में भूपेश बघेल समेत 21 मुलजिमान के नाम शामिल हैं। भूपेश बघेल को मुलजिम नंबर 6 बनाया गया है और इसमें ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और कई दीगर नामालूम पुलिस अफसरान और ताजिरों के नाम शामिल हैं। और इससे कबल छत्तीसगढ़ EOW ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें भी बघेल का नाम भी था। सीबीआई के जरिए महादेव बैटिंग ऐप के ताल्लुक से दर्ज एफआईआर में भूपेश बघेल का नाम लिए जाने पर छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला अरुण साव ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात की थी। ये भी कहा कि मरकजी एजेंसियां शवाहिद की बुनियाद पर काम करती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा सट्टे का व्यापार महादेव बेटिंग में हुआ और जैसे अब तक जांच से समझ में आता है कि बड़े बड़े लोगों का संरक्षण और इन्वॉल्वमेंट था प्रत्यक्ष रूप से। इनके खिलाफ साक्ष्य है, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, सबके खिलाफ एफआईआर होगी और एजेंसी जांच करके
कानूनी कार्रवाई करेगी। देखिए, इस प्रकार के बेतुके तर्कों का कोई मायने नहीं है। सेंट्रल एजेंसियां हैं, साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करती है, और जिनके खिलाफ भी साक्ष्य मिलेगा कि उनका सहभागिता है, इन्वॉल्वमेंट है, तो निश्चित रूप से जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करेगी। और मुल्क में यूपीआई लेन देन में इजाफा हुआ है। मार्च में ये 13.5% से बढ़कर रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। मार्च में यूपीआई पर मबनी लेन देन का रिकॉर्ड 24.77 लाख करोड़ रुपए रहा, जो फरवरी में 21.96 लाख करोड़ रुपए से 12.79% ज्यादा थी। सालाना बुनियाद पर मार्च में यूपीआई का लेन देन की कदर में 25% इजाफा और तादाद में 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में मार्च में जीएसटी महसूल में इजाफा हुआ है। जीएसटी महसूल 9.9% से बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले में 9.9% इजाफा हुआ। मार्च में जीएसटी महसूल इस साल फरवरी में रिकॉर्ड की गई 1.84 लाख करोड़ रुपए की आमदनी से 6.8% ज्यादा है। और इत्तलात व नशरियात की वजारत को वेव समिट के लिए अब तक तकरीबन 85,000 इंदराजात मौसूल हो चुके हैं, जो मुंबई में यकुम से 4 मई तक चलेगी। ये मालूमात मध्य प्रदेश भोपाल के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रशांत पाथराबे ने भोपाल में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के फाइनलिस्ट के नामों का ऐलान किया गया। इंडियन कॉमिक्स एसोसिएशन के अजितेश शर्मा ने कहा कि क्रिएट इन इंडिया की शुरुआत मेक इन इंडिया के खतूत पर की गई थी, ताकि भारत के टैलेंट को पहचाना जा सके और इसे एक प्लेटफॉर्म दिया जा सके। इसी विजन के पेश नज़र वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का इनेकाद किया जा रहा है और इस मौके पर आसिफा इंडिया से संजय खिमिसरा भी मौजूद थे। का एक यूनिकनेस ये है कि जुलाई में आदरणीय जो मिनिस्टर हैं इस क्षेत्र के अश्विनी कुमार जी, उन्होंने एक आयोजन के लिए भूमिका बनाई और लगभग अभी 26 संस्थाओं को जोड़ रखा है, जो 32 डिफरेंट चैलेंजेस पे काम कर रही हैं। इसमें पूरे हिंदुस्तान से 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने नामांकन किया और उसमें 85,000 से ज़्यादा लोगों ने अपने फाइनल सबमिशन दिए हैं। इंडियन माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स और इंडियन पॉप कल्चर से रिलेटेड जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे हमारे पुराने कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं, चाचा चौधरी, शक्तिमान और इस तरह के जो कैरेक्टर हैं, उनको भी करने के लिए अलग तरह से कैटेगरी रखी है और स्पेशल प्राइजेस दी हैं, ताकि इंडिया के जो रिलेटेड कॉस्प्ले करना चाहते हैं उनको भी बढ़ावा मिले। इसके 2 इवेंट हैदराबाद और मुंबई में किए जाएंगे। 7 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू है। क्रिएटर स्ट्रीट्स करके वेबसाइट है, जो डिटेल दी गई है प्रेस रिलीज में, वहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात पर नज़र डाल लेते हैं। इनकलाब की शह सुर्खी है कि प्रयागराज में बुलडोज़र कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। दरअसल अदालत उज़्मा ने प्रयागराज में बुलडोज़र एक्शन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए 4 साल कबल 5 लोगों के मकानात मुनहदम किए जाने पर उन्हें 6 हफ्तों के अंदर 10 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। और अपने फैसले में उन्होंने ये भी कहा है कि आशियाना उजाड़ने के अमल ने हमारी रूह को झंझोड़ कर रख दिया है। ये गैर इंसानी और गैर कानूनी है। दूसरी सुर्खियां भी जान लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस वक्त हिंदुस्तान और लातीनी अमेरिका मुल्क चिली के एक जामे इक़्तिसादी शराकतदार के तौर पर मुआहदे की शक्ल में सामने आया है, जहां हिंदुस्तान और चिली का दिफाई पैदावार, कानकनी, ज़राअत जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। हैदराबाद हाउस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चिली के सदर की मुलाकात हुई और वहाँ कई मुआहदों पर दस्तखत किए गए।
बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो हमने यहाँ पर ख़बरें ली हैं, आपको बता दें कि खलाबाज सुनीता विलियम्स जब से यहाँ पर आई हैं, उसके बाद से उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब उनसे पूछा गया कि हिंदुस्तान आपको वहाँ से कैसा नज़र आता था, तो उस बात पर सुनीता विलियम्स ने बताया है कि शानदार, और ख़ास तौर पर उन्होंने मुंबई का जिक्र किया। और ये वही पल एक बार फिर से याद दिलाता है जब राकेश शर्मा आए थे और इंदिरा गांधी ने ये पूछा था कि हिंदुस्तान वहाँ से कैसा नज़र आता है, और उन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तरह से उन्होंने कहा था। इसी तरह से सुनीता विलियम्स से भी पूछा गया कि चांद से देखने पर आपको भारत किस तरह से नज़र आया, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि शानदार नज़र आया। आगे बढ़ते हैं यहाँ दूसरी सुर्खी की जानिब, जहां अमेरिका ने अगर हमला किया तो जौहरी हथियार हासिल करने के सिवा कोई और चारा नहीं होगा। ईरान के सदर ने ये बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा में शिकायत भी साथ ही साथ उन्होंने दर्ज कराई है। आगे बढ़ते हैं कि ईद के मौके पर भी गज़ा पर इजराइल की बमबारियां जारी रहीं और ईद के तीसरे रोज़ भी देखा गया कि कई वहां पर लोगों की हलाकतें हुई हैं और सैकड़ों ज़ख्मी हुए हैं। और जिस तरह से वो लोग ईद की खुशियां मना रहे थे, उसके बाद वहां पर देखा गया कि इजराइल की जानिब से वहां पर बमबारी की गई और ये अमल इंतहाई अफसोसनाक करार दिया गया। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। कुछ और बैनुल-अक़वामी खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां अमेरिका आज से बड़े तिजारती शराकतदार ममालिक पर जवाबी महसूलात आयद करने जा रहा है। ट्रंप की जवाबी टैरिफ पॉलिसी टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा के उसूल पर मबनी है, और इसका मतलब ये है कि अमेरिका उन ममालिक से दरामद की जाने वाली अशिया पर वही ड्यूटी आयद करेगा जो कि ममालिक अमेरिकी मसनूआत पर आयद करते हैं, और इससे चीन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और मैक्सिको के मुतासर होने का इम्कान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका का गैर मुल्की सामान पर इन्हिसार ख़त्म हो जाएगा, और ताहम वाइट हाउस ने अभी तक इस बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं दी है कि ये महसूलात किस तरह के होंगे। वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज इसका ऐलान करेंगे। म्यांमार में गुज़िश्ता हफ्ते आने वाले तबाहकुन ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 2700 से तजावुज़ कर गई है। ज़लज़ले से इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों और रिहायशी इमारतों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है, और इसके साथ साथ म्यांमार की मदद के लिए भारत का ऑपरेशन ब्रह्मा तेज़ी से जारी है। और इस पहल के तहत भारत ने अब तक 625 मीट्रिक टन इंसानी इमदाद और कुदरती आफात से मुतालिक इमदादी सामान म्यांमार को 6 तैयारों और 5 बहरी जहाज़ों की मदद से भेजा है। कल भारत ने C-130 जेट तैयारी के जरिए 16 टन इजाफी इमदादी सामान भेजा, जिसमें खेमे, जनरेटर, पीने का साफ पानी, खाने पीने की अशिया और हंगामी अद्वियात शामिल थीं। भारत की जानिब से ये इमदाद म्यांमार के साथ उसकी पड़ोसी पहले की पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इसकी वाबस्तगी की अक्कासी करती है। भारत ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमदाद भेजने के लिए तैयार रहेगा। और खेल की खबरों की बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 8 विकेट से शिकस्त दी थी। पंजाब की टीम ने लखनऊ की तरफ से दिया गया 172 रन का हदफ 16.2 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। टीम की जानिब से प्रभसिमरन सिंह ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। और इससे कबल लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 171 रन बनाए थे। अर्शदीप ने 3 विकेटें हासिल की। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आरसीबी ने अपने पहले ही 2 मैच जीते हैं, जबकि गुजरात की टीम ने 2 में से 1 मैच जीता है और दूसरे में शिकस्त मिली है। आरसीबी इस सीजन में पहली बार अपने घर पर खेलते हुए नजर आएगी। ये मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। भारत में ई स्पोर्ट्स के मुस्तकबिल, ई स्पोर्ट इंडस्ट्री की शिराकत और फरोग के हवाले से नई दिल्ली में ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, क्राफ्टन और इवेंट्स इंडिया के इश्तराक से मुनक़िद ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का इफ्तिताह वज़ीर ममलिकत बराए खेल रक्षा ने किया। और इस कॉन्क्लेव में स्ट्रेटेजिक बातचीत,
सरमायाकारी और भारत को आलमी ई स्पोर्ट्स सनत में एक लीडर बनाने के मौके के तौर पर तवज्जो मरकूज करने वाली वसी बहसें थीं। इस मौके पर खेल की वज़ीर ममलिकत खड़से ने डिजिटल ख्वानदगी में इजाफा और ई स्पोर्ट्स के जरिए रोजगार के मौके पैदा करने जैसे मसाइल पर जोर डाला। ई स्पोर्ट्स एक पूरा डिजिटल गेमिंग सेक्टर है, पर उसके साथ जो हमारा मेन फोकस है कि हम फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और आज तक हमने वही कोशिश की है। भारत सरकार ने वही कोशिश की, मंत्रालय ने वही कोशिश की, लेकिन हमें ये भी सोचना है कि आज पूरी दुनिया जिस के साथ बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है और टेक्नोलॉजी की ताकत भारत के पास भी है। उसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा लेते हुए हमें ई स्पोर्ट्स के साथ भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, लेकिन वही है, इसके ऊपर काफ़ी मंथन करना ज़रूरी है, काफ़ी विचाराधीन हमें रहना ज़रूरी है। उसके बाद भारत सरकार इसके ऊपर सोच के कुछ ना कुछ अच्छा कदम उठा के आगे बढ़ेगी। जबकि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी पीयूष जैन और उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आनंदेश्वर पांडे ने ई स्पोर्ट कॉन्क्लेव की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया के लोग ई स्पोर्ट्स में शामिल हो रहे हैं। इन खेलों में भारत की शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वसी बहस जरूरी है। इंडिया एक टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, मतलब तकनीकी में हम विश्व में सबसे आगे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस आज एक दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव में हम लोग 3 विषय रखे हैं। पहला विषय हमारा है कि ई स्पोर्ट्स का क्या भविष्य है इंडिया में, कैसे ग्रो कर रहा है इंडिया में ई स्पोर्ट्स और भविष्य क्या बनेगा। दूसरे सेशन में इंडिया का जो ओलंपिक एम्बिशंस है कि भविष्य में 2027 में जब पहला ई स्पोर्ट्स का ओलंपिक होगा तो उसमें इंडिया की मेडल में कितनी दावेदारी होगी। इन सब विषयों पर हम लोग बात कर रहे हैं। और तीसरा पर्सपेक्टिव हमारा इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव है कि इसका बिजनेस और बाजार कैसे बनेगा। जब हम ये स्पोर्ट्स का फैलाव करेंगे, उसे आजकल हॉकी, फुटबॉल, हर गेम में ब्रेन की जरूरत है, आर्चरी, सब गेम में ब्रेन की जरूरत है। जब वो योगा है तो हर ये नहीं कर सकते कि नहीं है। तो हमें मेंटल के लिए जहाँ ये स्पोर्ट्स की जरूरत है, वहीं फिजिकल के लिए अन्य स्पोर्ट्स की जरूरत है। दोनों का तालमेल होगा तभी राष्ट्र के युवाओं का सर्वांगीण विकास होगा। और बुलेटिन में अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। आदाब।